डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज 2 साल बाद दिखेंगी शेख हसीना, दिल्ली से वर्चुअल कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। शेख हसीना का भाषण रोकने से भारत का इंकार, बांग्लादेश की मांग पर कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 का संशोधन कैबिनेट से पास, यूपी के मदरसे अब नहीं दे सकेंगे कामिल फाजिल की डिग्री। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों डिग्रियों को असंवैधानिक घोषित किया था। ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में जुटे अखिलेश यादव, आज सपा मनाएगी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समारोह। देहरादून और बागेश्वर में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट। आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके। जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि आज 2 साल बाद दिखेंगी शेख हसीना, दिल्ली से वर्चुअल कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। 2 साल बाद पहली बार दुनिया के सामने आएंगी शेख हसीना। शेख हसीना का भाषण रोकने से भारत का इंकार, बांग्लादेश की मांग पर कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। FCCSA दिल्ली के पत्रकारों का संगठन, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 साल बाद आज दुनिया के सामने आएंगी। वह दिल्ली से एक वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस दौरान शेख हसीना अपने भविष्य की योजनाओं और बांग्लादेश लौटने की संभावनाओं पर बात करेंगी। वहीं 2024 में आज ही के दिन सत्ता से बेदखल होकर वह भारत आई थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी सरकार के सत्ता से बेदखल होने के 2 साल बाद आज भारत में पहली बार खुले तौर पर मीडिया के सामने आएंगी। आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एक वर्चुअल कार्यक्रम में शेख हसीना हिस्सा लेंगी, जहां वे अपने भविष्य की योजनाओं और बांग्लादेश लौटने की संभावनाओं पर बात करेंगे। कार्यक्रम फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया की ओर से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम नई दिल्ली के सिर मार्केटली ऑडिटोरियम, मथुरा रोड में होगा। इसका सीधा प्रसारण क्लब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किया जाएगा। वहीं बांग्लादेश ने भारत से उनके भाषण पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर भारत ने कहा कि शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन से हमारा कोई संबंध नहीं है। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया नई दिल्ली स्थित पत्रकारों का संगठन है। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पूरे 2 साल बाद आज दुनिया के सामने आएंगी। वह दिल्ली से एक वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से जनेश्वर मिश्र जयंती पर लखनऊ जनेश्वर मिश्र पार्क में प्रस्तावित कार्यक्रम अब सपा प्रदेश कार्यालय में होगा। पार्टी का आरोप है कि पार्क में आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्रा पार्क में जाकर छोटे लोहिया को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सपा प्रदेश सचिव आशीष चौबे ने कहा कि सरकार ब्राह्मण समाज की सपा में बढ़ती भागीदारी से घबरा गई। इसी वजह से जनेश्वर मिश्र पार्क में कार्यक्रम की अनुमति देने से इंकार कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। अब कानपुर समेत प्रदेश भर से कार्यकर्ता लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में आयोजित जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश सचिव ने कहा कि बीजेपी सरकार को जब यह लगा कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग जनेश्वर मिश्र पार्क में जुटेंगे तो उनसे अनुमति देने से इंकार कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अब समाजवादी पार्टी कार्यालय में ही जयंती कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां प्रदेश भर से लोग पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जनेश्वर मिश्र पार्क में कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने के बाद अब 5 अगस्त को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जयंती कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें कि सपा ऑफिस में जनेश्वर मिश्र जयंती मनाई जाएगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बीजेपी की तरफ से अनुमति नहीं देने के बाद आखिरकार सपा ऑफिस में जो है जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई जाएगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि देंगे। तो इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित होंगे, कौन कौन लोग आएंगे, क्या क्या चर्चा भी कोई हो सकती है किसी मामले को लेकर? देखिए अंकिता, हर साल आज के दिन यानी 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा की जयंती रहती है और अखिलेश यादव हर बार जो जनेश्वर मिश्रा पार्क है लखनऊ में वहां पर जाते हैं, जयंती में वो उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद किया जाता है। इस बार एक चीज विशेष रहने वाली है कि जनेश्वर मिश्रा को श्रद्धांजलि देने के साथ ही साथ पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और विशेष बात यह है कि प्रबुद्ध सम्मेलन इसको नाम दिया गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एक तरह से चूंकि जो पीडीए है समाजवादी पार्टी का पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो फार्मूला है उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी को लगता है कि और लोगों को साथ में जोड़ने की जरूरत है। इसको देखते हुए प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है और विशेष बात इसमें यह रहने वाली है कि तमाम जो बड़े नेता हैं, पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं या इसके अलावा तमाम जो कार्यकर्ता हैं ब्राह्मण समाज के, वो आज इकट्ठा होंगे पार्टी कार्यालय में। अखिलेश यादव वहां पर मौजूद होंगे और प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। एक तरह से सीधा संदेश देने का यह प्रयास होगा कि समाजवादी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इसमें कोई पीडीए का फार्मूला तक ही सीमित नहीं है पार्टी, बल्कि सर्व समाज की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होगी। हालांकि जो निगाह है समाजवादी पार्टी की वो जो आप कह सकते हैं कि सवर्णों में वो खास विशेष तौर पर ब्राह्मण समाज की तरफ है। और आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ काफी लंबे समय से ब्राह्मण वर्ग को लेकर जिस तरह की राजनीति प्रदेश में हो रही है और जिस तरह से मुखर होकर समाजवादी पार्टी बोले, कहीं ना कहीं उसकी नजर एक जो ब्राह्मण वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में बड़ा वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं उसकी नजर है। और इसी को देखते हुए आज जो ये जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित किया जा रहा है लखनऊ में पार्टी के दफ्तर। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सपा ऑफिस में अब जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई जाएगी। इसका कारण यह है कि एलडीए ने पार्क में कार्यक्रम होने की अनुमति नहीं दी थी। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां यूपी विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। मंगलवार को मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा। कार्यवाही स्थगित होने के बाद सीएम योगी ने संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का आचरण सदन की मर्यादा के खिलाफ है। सीएम योगी ने पत्रकारों से बातचीत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी गठित की गई है। कैमरे में जो लोग दिखे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी जांच में कोई भी साधु संत दोषी नहीं मिले। ऐसे में साधु संतों और 1100 कर्मचारियों पर आक्षेप लगाना बड़ी आश्चर्य की बात है। ये आरोप वो सपा और कांग्रेस लगा रही हैं जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान राम का अपमान किया। स्पीकर सतीश महाना सपा विधायकों पर भड़क उठे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर नारेबाजी करते हुए महाना ने कहा कि सुहेब अंसारी, उमर अली और शाहिद मंजूर राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ये अच्छा है। सीएम योगी की एआई फोटो लहराने पर सपा विधायक सचिन यादव को सदन से बाहर कर दिया गया। सपा के हंगामेदार विधानसभा अध्यक्ष नाराज हो गए। उन्होंने जसराना से विधायक सचिव यादव को तत्काल बाहर जाने के लिए कहा। पिछले 9 वर्ष में एनडीए की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिस परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त की है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं, उत्तर प्रदेश का नौजवान अब पलायन नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान अब आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश के गरीबों को शासन की सुविधा का लाभ मिल पा रहा है और उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ने वाली और प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां सीजेपी की अहम बैठक, कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक, आंदोलन पर बनेगी रणनीति।
नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन चलाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की कोर कमेटी की अहम बैठक आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में होगी। सीजेपी की कोर कमेटी की बैठक से पहले पार्टी नेताओं ने आंदोलन को जमीनी स्तर तक ले जाने और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अभियान जारी रखने की बात कही। पार्टी की मुख्य प्रवक्ता वैष्णवी गौड़ ने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने जिस तरह रैलियां की वह संवाद नहीं बल्कि निर्देश देने जैसा था। हम उम्मीद करते हैं कि संवाद हो, छात्रों को डराया धमकाया ना जाए। उन्होंने कहा कि हम अपने युवा आंदोलन पर काम जारी रखेंगे। यह रोजगार, शिक्षा और बढ़ती महंगाई जैसे युवाओं से जुड़े मुद्दों के जरिए आगे बढ़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कोर कमेटी की बैठक को लेकर कहा कि हमसे सवाल पूछा गया कि प्रदर्शन की सफलता के बाद यह आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा। इसी को लेकर हम सभी रणनीति बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने कहा हम इस पर चर्चा करेंगे और विचार करेंगे कि इसे जमीनी स्तर तक कैसे ले जाया जाए। 6 अगस्त को जब कोई ठोस फैसला होगा तब हम अपनी आगे की रणनीति सभी को बताएंगे। जिसमें हमारे स्पोक्स पर्सन रहेंगे और जिन लोगों ने हमें प्रोटेस्ट मैनेज करने में हेल्प की थी, हमारे जो सारे कोर मेंबर्स थे वो आएंगे यहाँ पर। एक 10-15 लोगों की मीटिंग है और आगे का एजेंडा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्सपांड करना चाहिए और रोड मैप क्या होना चाहिए, उसके ऊपर होगा हमारा डिस्कशन। एक ऐतिहासिक जीत हुई है युवाओं की एंड उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये जो मूवमेंट है ये कहाँ जाएगा, किस राह पे जाएगा। तो उसी के बारे में, उसके बारे में चिंतन करने के लिए, उस चीज़ के बारे में एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोग सारे आज आए हैं औरंगाबाद। यहाँ पे आके हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2 दिन का मीटिंग है, कल और परसों होगा एंड उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे इस मूवमेंट को ग्रास रूट पे कैसे ले जाए। अगली खबर का रुख करेंगे जो झारखंड से है, जहां आपको बता दें कि गोला प्रमुख के नेमरा गांव स्थित लुकैया टांड में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। सोना सोबरन +2 उच्च विद्यालय परिसर में स्थापित गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण उनकी पत्नी रूपी सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। दोनों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायक कल्पना सोरेन, परिवार के अन्य सदस्यों ने भी गुरुजी को नमन किया। इसके बाद आयोजित विकास मेला से पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र को 105.2 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि आज का दिन उनके परिवार ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड देश के आदिवासी, दलित, शोषित और पिछड़े समाज के लिए बेहद भावुक है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर हेमंत सोरेन ने 105.2 करोड़ रुपए की जो सौगात दी है झारखंड को, वो काफी अहम मानी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने उनकी शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। अंकिता, मैं बताऊं कि कल जो है शिबू सोरेन की जो है जो जिसम गुरु कहे जाते हैं, पद्म विभूषण से नवाजित थे, उनकी कल एक प्रथम पुण्यतिथि थी। उस पर जो है भारी संख्या में देश अकेले नेमरा में ही नहीं बल्कि झारखंड के तमाम जिलों में जो है कार्यक्रम हुए हैं और जो है लोक लुभावन कार्यक्रम रहे हैं। तथा के साथ साथ जो है वो कुछ सरकार की जो है नई योजनाएं जो है शुरू हो चुकी हैं। इन्हीं कड़ी में जो है नेमरा से मुख्यमंत्री ने 105 करोड़ की जो योजनाएं लोगों के लिए रखी है और भी जो है वहां कल जो है लोग कल जो कार्यक्रम जो हुआ था वहां पे तमाम जो राज्य के जितने भी विधायक मंत्री थे और झारखंड राज्य के सुदूर जिलों से भी काफी यातायात में भी तादाद में भी लोग वहां पहुंचे थे और जो है वहां पर मुख्यमंत्री ने कल 15 फीट कांस्य की एक मूर्ति थी झारखंड शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया तथा और भी जो है ट्रैक्टर और ढेर सारी चीजें जो है आम लोगों के लिए तो उन्होंने कुछ संस्थाओं को और कुछ वैसे लोगों को जो ठीक है अजय, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मानसून एक बार फिर कहर जाने के लिए तैयार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश भर में अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा।
मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक CS तोमर ने बताया कि 7, 8 और 9 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। देहरादून जिले के पर्वतीय इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बागेश्वर और देहरादून जैसे जिलों में अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने, पहाड़ों पर अनावश्यक यात्रा न करने और मौसम की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के बीच भूस्खलन और सड़कें पतित होने की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। खासतौर पर जौनसार, बावरकी, लाइफलाइन, कालसली, चक्राता मोटर मार्ग पर डेंजर जोन, जडरेट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन की विशेष निगरानी जारी है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि जिले के 17 अति संवेदनशील लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए हैं, जहां 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के लिए पूरे जनपद में 66 JCB मशीनें तैनात की गई हैं। सोमवार सुबह बारिश और मलबा आने से बंद हुई 5 प्रमुख सड़कों से भी अधिकांश को यातायात के लिए खोल दिया गया, जिसमें डेंजर जोन जजरेट क्षेत्र में बाधित कासली चक्राता मार्ग भी सुचारू कर दिया गया। अगले आने वाले सप्ताह में अगर हम देखें तो हम हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है अधिकांश स्थानों पे पर अभी 6 तारीख तक के लिए, अगले 4 दिन के लिए, और उसके बाद अगले 3 दिन जो है हमारे जो 9 तारीख तक रहेगा उसमें अनेक स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश प्रदेश में जो है लगभग सभी जनपदों में देखने को मिल सकता है। जो अभी वार्निंग जैसे आपने बताया, वार्निंग जो हमने ऑरेंज अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए दिया, अभी सिर्फ 2 अभी जनपद में दिया है, बागेश्वर और देहरादून जनपद है। अब बात करेंगे संसद के मानसून सत्र को लेकर, जहां संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन है। विपक्ष लगातार अपनी मांगों को लेकर हंगामा कर रहा है। हंगामे के चलते मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही दिन भर नहीं हो पाई। स्पीकर ने सदन को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। विपक्षी सांसद छात्र आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री के जवाब की मांग कर रहे हैं और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लगातार उठा रहे हैं। उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी। ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।